हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजीआई ऑनलाइन क्लास 8 हिंदी मीडियम पाठ 4 प्रियतम। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो पाठ 4 है प्रियतम, उसको पढ़ाने जा रही हूँ। तो पढ़ाने से पहले मैं ये बता दूं कि इस पाठ की रचना किसने की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। इसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से भगवान विष्णु जी नारद जी को सच्ची भक्ति के बारे में बता रहे हैं। मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। तो पेज नंबर है 19। आप खोल लीजिए और ध्यानपूर्वक इसको समझिए। एक दिन विष्णु जी के पास नारद जी गए और उन्होंने पूछा, मृत्युलोक में वह कौन है पूर्ण श्लोक। तो पूर्ण श्लोक का अर्थ बताया गया है शुभ चरित्र। वह कौन सा पूर्ण श्लोक है अर्थात शुभ चरित्र है। भक्त तुम्हारा प्रधान, अर्थात नारद जी भगवान विष्णु जी से उनके बैकुंठ धाम में जाकर के पूछते हैं कि हे ईश्वर, आपका जो प्रमुख प्रधान व्यक्ति है वह कौन है। विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को क्या कहा कि एक सज्जन किसान है। सज्जन में से अच्छा व्यक्ति। प्राणों से प्रियता, मुझे वह प्राणों से भी प्यारा है। उसकी परीक्षा लूंगा। ऐसा किसने कहा? नारद जी ने कहा कि मैं उसकी परीक्षा लूंगा। विष्णु भगवान जी हंसे। विष्णु सुनकर यह कहा कि ले सकते हो। भगवान विष्णु जी हंसते हैं और नारद जी से कहते हैं कि हाँ, तुम परीक्षा ले सकते हो। नारद जी चल दिए, पहुंचे भक्त के यहाँ। नारद जी चले और भक्त के यहाँ पहुंच गए। देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। भगवान नारद जी ने क्या देखा कि वह व्यक्ति खड़ी दोपहरी में हल जोत करके वापस आया। दरवाजे पर पहुंचकर राम जी का नाम लिया और जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, भगवान राम जी का नाम उसने लिया। स्नान भोजन करने फिर चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे पर, फिर नाम लिया और वह स्नान करके भोजन जैसे ही करके वह फिर काम पर गया और जैसे ही वह शाम को घर आया तो दरवाजे पर पहुंचने पर उसने फिर से भगवान राम जी का नाम लिया। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया और वह किसान जैसे ही प्रातः काल उठ करके अपने कार्य को निकलने लगा तो उसने मधुर स्वर में, मीठे स्वर। तो मधुर का अर्थ क्या होता है? मीठे। मधुर का अर्थ होता है मीठे और स्मरण का अर्थ तो लिखा ही है, याद करना। तो उसने मधुर स्वर से भगवान राम जी का नाम लिया। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए, किंतु भगवान को यह किसान ही याद आया है। गए विष्णु लोग बोले भगवान से। भगवान जब नारद जी ने देखा कि वह किसान दिन में 3 बार ही भगवान का स्मरण करता है तो वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हुए और फिर विष्णु लोग जाकर के भगवान विष्णु जी से बोले कि हे भगवान, देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। वह कहते हैं कि मैंने उस किसान को देखा है, वह पूरे दिन में उसने सिर्फ 3 बार ही आपका नाम लिया है। बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है। भगवान विष्णु जी नारद से कहते हैं कि नारद जी, मुझे एक आवश्यक कार्य आया है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हें छोड़ो और नहीं कर सकता, अर्थात तुम्हारे सिवा उस काम को कोई और नहीं कर सकता है। साधारण विषय यह, बाद को विवाद होगा। वह क्या कहते हैं? बाद को विवाद होगा। विवाद का अर्थ होता है कहा सुनी। विवाद का अर्थ क्या हुआ? कहा सुनी। तो कहते हैं कि अगर मैं बाद में कहूंगा तो कहा सुनी होगी। तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तेल पूर्ण पात्र है, यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। प्रदक्षिणा का अर्थ क्या होता है? परिक्रमा और विश्व पर्यटन, संसार का भ्रमण करना। तो नारद जी को एक पात्र में तेल देते हैं विष्णु जी और कहते हैं कि तुम इसको लेकर के पूरे भूमंडल अर्थात
पूरे पृथ्वी की संसार की प्रदक्षिणा करके उसका चक्कर लगाकर आओ। ध्यान रहे सविशेष एक बूंद भी इससे तेल ना गिरने पाए। भगवान विष्णु जी नारद जी से कहते हैं कि तुम्हें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे कि इस पात्र से तेल की एक बूंद भी गिरने ना पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य। नारद जी भगवान विष्णु की आज्ञा को लेकर मान करके उस तेल भरे पात्र को लेकर के चल देते हैं। एक बूंद तेल उस पात्र से गिरने नहीं योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे वैकुंठ को। नारद जी ने उस पात्र से एक बूंद भी तेल गिरने नहीं दिया और पूरे संसार का भ्रमण करके वह वैकुंठ पहुंचे। लौट करके आए तो उन्होंने कहा तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था। नारद जी के मन में ये खुशी थी कि उस पात्र से एक बूंद भी तेल नहीं गिरा। तो भगवान विष्णु जी से बोलते हैं, बड़े खुशी से जाते हैं उनके पास, यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। और कहते हैं कि जरूर इस तेल ना गिरने का जो भगवान ने मुझे कार्य दिया था तो इसका कोई ना कोई रहस्य अवश्य होगा। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से। नारद जी जब वह तेल का पात्र लेकर के बैकुंठ धाम पहुंचे तो भगवान विष्णु जी ने बड़े स्नेह का अर्थ क्या होता है? प्रेम से। स्नेह का अर्थ क्या हुआ बच्चों? प्रेम से। ठीक है, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। तो प्रेम से उन्होंने नारद जी को बैठाला। कहा यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया, बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम निष्ठ का लिया। भगवान विष्णु जी नारद जी से कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें यह पात्र देकर के भेजा भ्रमण के लिए तो बताओ कि उस समय में तुमने अपने इष्ट देव का नाम कितने बार स्मरण किया? एक बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेता? और नारद जी बड़े संकुचाकर के कहते हैं कि काम तो आपने लिया था, तो मेरा सारा ध्यान तो उसी में लगा था, मैं आपका नाम कैसे लेता? विष्णु ने कहा नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि जो वह किसान काम कर रहा है वह भी मेरा दिया ही काम कर रहा है। उत्तरदायित्व तो कई लादे है, एक साथ सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है। विष्णु जी नारद जी को समझाते हुए क्या कहते हैं कि उस किसान को भी मेरा दिया हुआ ही काम है जो वह कर रहा है। उसके साथ साथ वह काफी जिम्मेदारियां भी उठाता है और उसके साथ साथ मेरा नाम भी स्मरण करता है। इसी से है प्रियतम, इसीलिए वह मुझे प्रिय है। नारद लज्जित हुए, कहा यह सत्य है। नारद जी भगवान विष्णु जी का नाम जो उन्होंने ये बताया उसको सुन करके वह बहुत लज्जित होते हैं और भगवान की बात को मानते हुए अपने सिर को झुका लेते हैं। तो बच्चों, इस कविता कहिए या वाद विवाद कहिए या उपदेश कहिए, इस पाठ में प्रियतम पाठ में जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इसमें उन्होंने बड़ी सुंदर उपमा की। क्या उन्होंने कहा कि भगवान द्वारा देखिए नारद जी को समझा रहे हैं कि काम बड़ा या छोटा नहीं होता। व्यक्ति अपने काम के साथ साथ अगर ईश्वर को एक बार भी स्मरण करता है तो भगवान का प्रिय होता है। इसलिए इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अगर वह इस संसार में आया है तो उसे अपने कार्य के साथ साथ भगवान का भी स्मरण सदैव रखना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। आप भी इस पाठ से यही शिक्षा प्राप्त करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। Myself राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3.1 का अध्ययन कर लिया था, यानी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। अब इस क्लास में 3.2
क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्नलिखित को घातांकित रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला पार्ट है इसका √3 टू पावर -5। इस संख्या को घातांकीय रूप में लिखने के लिए पहले तो ये घनमूल है, 3 बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस संख्या का घनमूल निकालना है। तो बराबर 2 पावर -5 होल पावर 1/3। इसके बाद आगे चलते हैं। इस पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर होल पावर -5 इंटू 1/3 इक्वल -2 पावर -5/3 और ये आपका आंसर होगा। क्योंकि घात का घात से गुणा होता है इसलिए इसको इससे गुणा कर लिया, तो आधार 2 था, 2 ही लिख दिया, और इसको जब भिन्न से गुणा करेंगे तो -5/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में है √12 7 पावर 11 इक्वल। इसी तरीके से अब इसका मतलब है कि हमें 12वां मूल निकालना है। जो ये बाहर करनी के बाहर जो संख्या लिखी होती है वही मूल निकालना होता है, इसलिए 7 के घात में 11 होल घात 1/12। फिर बराबर करते हैं, घात का घात में गुणा करेंगे तो होगा 7 के होल घात में 11 गुणा 1/12। फिर बराबर अंश का अंश के साथ गुणा करें, हर का हर के साथ, तो 7 के घात में 11/12 और ये आपका आंसर हो गया। शायद समझ गए होंगे। इसी प्रकार से क्योंकि इसमें 6 पार्ट हैं तो यानी 1 पार्ट और मैं इसमें बता दे रहा हूँ। तो इसका फोर्थ पार्ट में है 5वां मूल √8 पावर -3। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले से ही, क्योंकि बाहर 5 लिखा है और ये पूरा इतना आधार हो गया, 8 के पावर -3 होल पावर 1/5 इक्वल। अब फिर से घात का घात में गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा 8 के घात में -3 गुणा 1/5। इसमें भी अपान 1 कर लें और इसके बाद 8 तो आधार है, आधार को ऐसे लिख दिया। अब घातों का गुणा करके लिखेंगे तो -3/5 और ये आंसर मिल गया। शायद आपको घातांकीय रूप में व्यक्त करना आ गया होगा करने को। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित को करणी के रूप में व्यक्त कीजिए। अब करणी के रूप में आपको व्यक्त करना है, करणी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। पहला पार्ट है 5 के घात 2, 5 के घात में 2 होल घात 1/3। तो चूंकि आपको इसका नियम मालूम है कि घात का घात के साथ गुणा करते हैं, इसलिए 5 तो हमने ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, 2 गुणा 1/3। ओ सॉरी, करनी के रूप में व्यक्त करना था। तो इसको करेंगे, चूंकि 1/3 है तो करनी लगाएंगे ऐसे रूट, और 1/3 का मतलब है घनमूल निकालना, तो 3 बाहर लिखेंगे और 5 के घात 2 को इसके अंदर लिख देंगे, या बराबर इसको और भी कह सकते हैं, तीसरा मूल 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये आपको आंसर मिल सकता है।
दोनों आंसर राइट है, चाहे ये नोट कर दें और चाहे ये नोट कर दें। इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में 12 के घात 2 होल घात 2/15, 12 के घात में 2 और होल घात 2/15 सेकेंड पार्ट में। तो अब इसको फिर से लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ वन संख्या जो भी हो भिन्न के रूप में, यानी न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, अंश का मान 1 हो। तो अगर इस 2 का गुणा अंदर कर लें तो ये हो जाएगा 12 के घात में 2 गुणा 2 और होल घात 1/15 बराबर। अब 1/15 का मान, तो चूंकि 15वां मूल निकालना है तो रूट लगाएंगे और 15 को बाहर यहाँ लिख लेंगे 15, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 12 के घात में 4 और ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है आपका 105। तो थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं, तो इसी प्रकार से चौथा भी कर सकते हैं, पांचवा भी कर सकते हैं और छठवां में बता दूं तो 18/33 छठवें पार्ट में 18/33 के घात में है 3, होल घात 2/5 के घात में 3 और होल घात 2/5। तो अब पहले सबसे पहले तो हमें इस 2/5 भिन्न में से 2 को हटाना है, चूंकि 1 बटे रह जाए तो बराबर इस 2 का गुणा अगर हम अंदर कर दें तो ये हो जाएगा 18/33 के होल घात में 3 गुणा 2 होल घात 1/5। ये 2 अंदर गुणा हो गया, यहाँ 1 रह गया, ठीक, बराबर 18 के रूट लगाएंगे। अब चूंकि 1/5 हो गया तो पांचवा मूल आपको निकालना है, 18/33 के घात में 3 दूनी 6 और ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके दूसरे पार्ट आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सरल करो और परिणाम को घातांकीय रूप में लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्न को सरल करो, सरल करो और उत्तर घातांकीय रूप में लिखिए। उत्तर को घातांकीय रूप में लिखो। तो पहला पार्ट है इसका 3 के घात 2 गुणा 3 के घात 2 गुणा 1/3 के घात 5 गुणा 3 के घात में 3 होल घात 4। इस तरीके से ये क्वेश्चन नोट है और इसको क्या करना है, निम्न को सरल करो, इसको सरल भी करना है और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखना है। तो चूंकि यहाँ दूसरा नियम भी फॉलो हो सकता है, तीसरा भी फॉलो हो सकता है। दूसरे नियम में क्या बताया था कि समान आधार पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो चूंकि 3 सभी जगह दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है हमें आधार समान मिल सकता है। तो बराबर लिखेंगे 3 के घात 2 गुणा 1/3 के घात 5 को, चूंकि हम घातांक को ऊपर ला रहे हैं इसलिए घातांक माइनस में हो जाएगा, तो 3 के घात -5 और गुणा 3 के घात 3 गुणा 4 तो 3 चौको 12 यानी 3 के घात में 12 हो गया। आधार सभी के सेम हो गए, 3 इसमें भी हो गया, 3 इसमें भी हो गया, 3 इसमें भी हो गया। तो अब और सभी गुणा में है इसलिए घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 के घात में 2 - 5 + 12। अब ऐसा नहीं, जोड़ने का मतलब है कि हम
माइनस ही लगाएंगे, या अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे 2 प्लस -5 और प्लस 12, ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर 3 के घात में 2 -5 प्लस 12। अब हम समान चिन्ह जुड़ते हैं और असमान चिन्ह घटते हैं, तो 12 और 2 धनात्मक संख्याएं हैं, इसलिए हम इक्वल लगाएंगे। 3 आधार तो हमने ऐसे लिख दिया, 12 और 2 को जोड़ दिया तो 12 और 2 14 हो गया और -5 हो गया। फिर बराबर 14 में से 5 घट जाएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है इसलिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 9 होगा। 3 के घात में 9, और ये संख्या चूंकि 14 पॉजिटिव है इसलिए 9 भी पॉजिटिव होगा, और ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर भी आपका घातांकीय रूप में लिख गया और इसको सॉल्व भी आपने कर लिया। इसी प्रकार से अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, जो कि सेम आधार हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर इसी का 3 का थर्ड पार्ट। 3 के थर्ड पार्ट में है आपका, थर्ड पार्ट में 3/5 के घात 2, 3/5 के घात में 2 और गुणा 3/5 के घात 3, 5 के घात में 3, फिर गुणा 3/5 के घात में 4, 3/5 के घात में 4। तो ये भी बहुत सिंपल है, बस केवल अंतर ये है कि ये आधार इसमें भिन्न में लिखा हुआ है। तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आधार सभी के समान हैं। तो एक आधार को हमने 3/5 को लिख दिया, और ब्रैकेट के बाहर क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो सभी घातों को प्लस करके लिख देंगे। तो 2 + 3 + 4 बराबर 3/5 के घात में 2 + 3 तो 5 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। शायद आ गया होगा। इसी प्रकार से अब इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में है, क्योंकि माइनस में पावर लगे हुए दोनों, तो 3/2, 3/2 के घात में -1 और होल घात -2 इक्वल, तो घात का घात में गुणा होता है, तो 3/2 तो हमने ऐसे ही लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया, घातों को गुणा कर दिया। तो गुणा में चूंकि पहले चिन्हों का ध्यान देते हैं, दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और 2 का 1 में करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। इसके आगे भी अगर आप करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट मान निकालना हो तो लिख सकते हैं 3 × 3 और बटे 2 × 2 बराबर 9/4। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन चूंकि घातांकीय रूप में लिखना है इसलिए आंसर आपको यहीं तक रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित को सरल करो और परिणाम को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सरल भी करना है और घातांक रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं, बिल्कुल सेम वही चीज लिखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हम 1 या 2 पार्ट बता दें, क्योंकि ये सभी आ सकते हैं आपको। जैसे इसमें है 5 के घात 1/5 गुणा 5 के घात, पहला पार्ट है 5 के घात 1/5 गुणा 5 के घात -2। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब आधार तो दोनों के समान है, अगर हम इनमें ब्रैकेट ऐसे लगाते हैं तो ये दोनों देखो 5 और 5 समान हैं, तो बराबर आधार 1 लिख दिया, और गुणा भी है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 1/5 और प्लस -2। तो फिर बराबर 5 के घात में 1/5, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2, और इसमें अपान 1 कर लें, क्योंकि इसमें आपको एलसीएम लेना होगा। तो 5 के घात में एलसीएम क्या हो गया, 5 और 1 का 5, 5 से भाग देंगे, 5 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 माइनस, अब 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स 5 × 2 10, फिर बराबर लगाएंगे
5 के घात में, अब चूंकि ये डिफरेंट साइन है, अलग अलग चिन्ह है, ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो ये दोनों घटेंगे ही, तो हो गया -9। जो बड़ा होगा उसी का तो चिन्ह आएगा, -9/5, और ये आपका आंसर हो गया। शायद ये भी आपको आ गया होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में सभी लगभग एक जैसे हैं। अब एक में चूंकि डिवाइड है, तो डिवाइड वाला आप देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में डिवीजन है, तो डिवीजन का मतलब हो गया 1/3 के पावर -3/5, 1/3 पावर -3/5, और डिवाइड 1/3 पावर में 1/15, 1/3 पावर -1/15। अब भाग में, चूंकि पहले तो अभी तक तो गुणा आया, अब दूसरा नियम यहाँ फॉलो हो रहा है, भाग में घातें घटती हैं। याद रखेंगे, समान आधार पर भाग में घातें घटती हैं। तो 1/3 पावर -3/5, और माइनस चूंकि भाग की वजह से लगा हुआ, और ब्रैकेट -1/15, फिर बराबर लगा दें, 1/3 तो आधार ही था, ब्रैकेट लगा दिया, और -3/5। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर भी माइनस है, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो +1/15 इक्वल 1/3 पावर में इन दोनों का अब एलसीएम लेना होगा। तो कितना एलसीएम होगा? 15। 5 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक 15 हो गया। 5 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो -9 हो गया। और प्लस 15 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और बराबर। अब 1/3 तो आधार हो गया, ब्रैकेट लगाया, और -9 और +1, क्योंकि डिफरेंट साइन है इसलिए घट गए, और बड़ा 9 है तो 9/15, और ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी अब इस प्रकार से बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो बच्चों, इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ज्योग्राफी पार्ट 3 प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य जीवन के बारे में बताया था। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले मैं अपने प्रीवियस लेक्चर का कुछ रिवीजन आपको करा रही हूँ। तो बच्चों, जैसे कि चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्य जीवन, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या होती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियाँ पौधों का वह समुदाय है जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती हैं तथा जिनको मनुष्य द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता है और उनको लंबे समय तक बाधित नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारी क्या होती है? प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है। इनमें मनुष्यों का कोई भी हाथ नहीं होता है। तो ये बिल्कुल शुद्ध वनस्पतियाँ होती हैं। फसलों तथा फसलों की खेती मनुष्यों द्वारा उत्पन्न वनस्पतियों का एक भाग है, लेकिन ये प्राकृतिक वनस्पतियों की गिनती में नहीं आती हैं। तो बच्चों, प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या हो गई? पौधों का वह समुदाय है जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती। तो बच्चों, मैं बात कर रही थी कि प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। प्राकृतिक वनस्पतियाँ पौधों का वह समूह है जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती हैं और मनुष्यों का उसमें कोई भी हाथ नहीं होता है। अब हम बात करते हैं शुद्ध वनस्पतियाँ। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि शुद्ध वनस्पतियाँ वे वनस्पतियाँ हैं जो पूर्ण रूप से क्या है बच्चों? भारतीय हैं। तो इन्हें हम स्थानीय तथा स्वदेशी जाति के नाम से भी पुकारते हैं। और परंतु भारत के बाहर से आने वाली वनस्पतियों को विदेशी पौधों के नाम से जाना जाता है। जो भारत के बाहर से वनस्पतियाँ आती हैं उनको हम लोग विदेशी पौधे कहते हैं, लेकिन जो भारत में उत्पन्न होती है वो पूर्ण रूप से कैसी वनस्पतियाँ होती हैं? भारतीय होती हैं, जिनको भी शुद्ध वनस्पतियों के नाम से जाना जाता है। तो वनस्पति जगत में क्या आता है? किसी वनस्पति से क्या अभिप्राय है? किसी विशेष क्षेत्र या काल को व्यक्त करने के लिए पेड़ पौधों को व्यक्त
क्षेत्र या विशेष में जो पेड़ पौधे हैं उनको हम कैसे व्यक्त करेंगे। तो किसी विशेष क्षेत्र या काल में उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधों को व्यक्त करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। जीव जंतु, तो जीव जंतु में क्या होता है, मतलब जानवरों की प्रजाति को जीव जंतु कहा जाता है। जानवरों की जितनी प्रजातियां होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, जीव जंतु कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रमुखता क्या है। तो भूमि, आपको जैसे कि पता है कि मिट्टी की ऊपरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, भूमि में हमारे क्या आती है, मिट्टी की ऊपरी सतह आती है और बहुत सी चीजें शामिल होती हैं। तो भूमि प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करती है। भूमि वनस्पतियों के प्रकार पर निर्भर करती है। कृषि के लिए आपको पता है कि उपजाऊ भूमि की जरूरत होती है, तो उपजाऊ स्तर की भूमि कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। और कठोर स्थानों की जो भूमि होती है, उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है, बंजर भूमि होती है, वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। और जहाँ पर घास स्थल की प्रमुखता होती है तो वो जो भूमि होती है वो वन्य जीवन को आश्रय देती है। तो भूमि का भी वनस्पतियों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जिस जगह की जैसी भूमि होगी वहाँ पर उसी प्रकार की उससे संबंधित वनस्पतियां उत्पन्न होंगी। सदाबहार भूमि में, उपजाऊ भूमि में उपजाऊ वनस्पतियां उत्पन्न होंगी। और इसके बावजूद घास स्थल, जहाँ पर घास स्थल की प्रचुरता है वहाँ पर किस चीज को आश्रय मिलता है, वन्य जीवों को आश्रय मिलता है। अब हम बात करते हैं मृदा। मृदा भी जगह के साथ साथ बदलती रहती है। विभिन्न जगह की मृदा अलग अलग होती है। एक जगह आपकी काली मिट्टी पाई जाएगी तो दूसरी जगह आपकी लाल मिट्टी पाई जाएगी और तीसरी जगह आपकी उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी। तो मृदा भी जगह के साथ साथ बदलती है। विभिन्न प्रकार की मृदा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उत्पन्न करती है। जैसे कि रेगिस्तान की जो बलुआ मिट्टी होती है वो मिट्टी कैक्टस तथा कांटेदार झाड़ियां उत्पन्न करती है, जबकि गीली, घसाऊ और जो डेल्टा संबंधी मिट्टियां हैं वो कैसे, जो डेल्टा संबंधी मिट्टियां हैं, जो डेल्टा के किनारे मिट्टियां जो पाई जाती हैं उनमें कैसी वनस्पति पैदा होती है, डेल्टा संबंधी वनस्पतियां वहाँ पे उत्पन्न होती है। पहाड़ी ढलानों पर कैसी मृदा पाई जाती है, पहाड़ी ढलानों पर कुछ घसी हुई मिट्टी पाई जाती है जिसमें कौन सी वनस्पतियां उत्पन्न होती है, नुकीली पत्तियां तथा झाड़ियां उत्पन्न होती हैं। तो भूमि तथा मृदा का भी वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं जलवायु। जलवायु में तापमान, तो वनस्पतियों के गुण तथा स्वभाव हवा में आर्द्रता में तापमान, तेज गति, मिट्टी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो तापमान का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हिमालय के ढलान मतलब 915 मीटर से अधिक पहाड़ों पर प्रायद्वीप में तापमान के गिरने से वहाँ की जलवायु और विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और उष्णकटिबंधीय स्थानों में उससे संबंधित वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो हर जगह के तापमान का वहाँ की वनस्पतियों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये वनस्पतियों को किस चीज से प्रभावित किया जाता है, भूमि का वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, मृदा का पड़ता है और तापमान का पड़ता है। इज इट क्लियर? तो आज मैं इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ और आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी वनस्पतियों के प्रकार। तो भारत में कितने तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो भारत में हमारी 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटक वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन और सदाबहार वन। हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो बच्चों ये जो वन होते हैं ये वन पश्चिमी घाट तथा लक्षद्वीप समूह, अंडमान तथा निकोबार, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के भारी वर्षा प्रभावित क्षेत्र है। तो ये वन कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम के ऊपरी भाग में जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, बहुत भारी वर्षा होती है, उस जगह पर ये वन पाए जाते हैं। ये क्षेत्र शुष्क मौसम के साथ भारी वर्षा वाले क्षेत्र है। ये क्षेत्र शुष्क तो होते हैं लेकिन इसके साथ क्या है, ये बहुत भारी वर्षा वाले क्षेत्र है। यहाँ पर पेड़ जो होते हैं 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। तो यहाँ पे पेड़ कैसे होते हैं बच्चों, 60 मीटर होते हैं या उससे अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। और ये वन जो क्या होते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं। क्यों ये हरे भरे रहते हैं, क्योंकि ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं
तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर भारी वर्षा होगी तो वहाँ वन कैसे रहेंगे, हमेशा सदा हरे भरे रहेंगे। तो यहाँ पे प्रचुर प्रकार की पूरे वर्ष गर्म तथा नम क्षेत्र होने के कारण यहाँ प्रचुर प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। पेड़, झाड़ी तथा बहुपर्ती संरचनाएं, पेड़ क्या प्रदान करते हैं, झाड़ी तथा बहुपर्ती संरचनाएं प्रदान करते हैं। और यहाँ के जो मुख्य पेड़ है, कौन से यहाँ के मुख्य पेड़ हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं आबनूस, महोगनी, वृक्ष, शीशम, रबड़ तथा पुनेम। तो ये सब क्या है, यहाँ के मुख्य पेड़ है। तो सबसे पहले हमने क्या बात की, आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ये वन कैसे है, ये वन भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट तथा लक्षद्वीप समूह, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के भारी वर्षा वाले क्षेत्र है। यहाँ पर 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले पेड़ पाए जाते हैं। और ये पेड़ कैसे रहते हैं बच्चों, सदा हरे भरे रहते हैं। तो बच्चों बात करेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में। समानतः इन वनों में पाए जाने वाले जानवर कौन से होते हैं बच्चों, हाथी, बंदर, लंगूर तथा हिरण है। एक सींग वाला गैंडा असम तथा पश्चिम बंगाल के जंगलों में पाया जाता है। तो यहाँ के जानवरों में मुख्य क्या होते हैं बच्चों, एक सींग वाला गैंडा जो बहुत प्रमुख जानवर है इन वनों का, तो वो कहाँ पाया जाता है, असम तथा पश्चिम बंगाल के जंगलों में पाया जाता है। इन जानवरों के अलावा पक्षी, चमगादड़, बिच्छू तथा सांप भी इन जंगलों में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हमारे कौन से वन होते हैं बच्चों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इन वनों की क्या विशेषता मैंने आप लोगों को बताई है कि ये जो वन होते हैं इनमें वृक्ष जो होते हैं 60 मीटर से भी अधिक ऊंचे होते हैं। ये वन सदा हरे भरे रहते हैं और अत्यधिक गर्म तथा नम क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर प्रचुर प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। और यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में एक सींग वाला गैंडा तथा पक्षी, चमगादड़, बिच्छू तथा सांप प्रमुख हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वनस्पति के बारे में। नेक्स्ट वनस्पति है हमारी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। बच्चों इसकी बात करने जा रहे हैं। ये जो वन है ये भारत के अत्यधिक फैले हुए वन हैं। भारत के अत्यधिक फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसून वन कहा जाता है। मानसून वन कहा जाता है। तो ये भारत के अत्यधिक फैले हुए वन हैं, इन्हें मानसून वन कहा जाता है। और ये जिन क्षेत्रों में फैले होते हैं वहां 200 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तथा 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। तो बच्चे ये अत्यधिक फैले हुए वन हैं, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। और ये जिन क्षेत्रों में फैले होते हैं वहां 200 सेंटीमीटर तथा 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ऐसे वनों के पेड़ गर्मियों में अपनी पत्तियों को 6 से 8 सप्ताह तक के लिए फैलाते हैं। तो जो ऐसे वन होते हैं ये गर्मी के दिनों में अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, 6 से 8 वीक तक, 6 से 8 सप्ताह तक क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को फैलाते हैं। अपनी पत्तियों को फैलाते हैं। जल की सुलभता के कारण इन वनों को नम तथा शुष्क पर्णपाती भागों में बांटा गया। तो जल की प्रचुरता होने के कारण इन क्षेत्रों में जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इन वनों को शुष्क तथा पर्णपाती भागों में बांटा गया है। क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो किसान होते हैं वो 200 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर की बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जितने भी किसान होते हैं वो 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के क्षेत्रों के बीच क्या करते हैं, अपनी कृषि कार्य को करते हैं। और ये वन मुख्यतः देश के पूर्वी भागों
ये वन मुख्यतः देश के पूर्वी भागों, पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय की तलछटी तथा पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम घाट के पूर्वी ढलानों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय की तलछटी, पूर्वोत्तर उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम घाट के पूर्वी ढलानों में ये वन पाए जाते हैं। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास 8H में ये सब्जेक्ट कंप्यूटर क्लास है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 MS पावर पॉइंट में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सिंपल इंट्रोडक्शन की पावर पॉइंट होता क्या है और पावर पॉइंट को हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग पावर पॉइंट में आपका जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो स्लाइड होती है, जैसे ये वर्ड्स आप लोग बार बार सुनेंगे, या इसमें ट्रांजिशन होता है, एनिमेशन होता है, तो ये कैसे कि सबसे आज हम लोग इसमें दो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि पहली बात तो हम लोग कोई भी जो है स्लाइड को कैसे हम लोग शो कराते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना प्रेजेंटेशन में मेनली काम ये होता है कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन या कोई भी टॉपिक जिसको आपको एक्सप्लेन करना है वो प्रेजेंटेशन यानी कि स्लाइड शो के द्वारा होता है। तो वो स्लाइड कैसे शो करी जाती हैं और ये सारी चीज़ों का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका है इसमें कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि स्लाइड क्या होती है। अभी हम आपके सामने यहाँ पे ये एक स्क्रीन दिखा रहे हैं। ये आपकी MS वर्ड के MS पावर पॉइंट की स्क्रीन है। ठीक है, ये आपकी MS पावर पॉइंट की आपकी स्क्रीन बनी हुई है। यहाँ पे MS पावर पॉइंट लिखा रहता है, जो आपने फाइल नेम दिया है वो होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका फाइल, एडिट और बहुत सारे आपके यहाँ पे मेन्यू बार में यहाँ मेन्यूज होते हैं जिनमें आपका यहाँ पे स्लाइड शो भी दिया रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका स्लाइड शो भी आपका दिया रहता है। इसके अलावा अब आपका यहाँ पे मुझे आपको आज सबसे पहले बताना है कि स्लाइड क्या होता है। ठीक, स्लाइड क्या होता है, जैसे हम लोग MS वर्ड में जब काम करते थे तो MS वर्ड में हम लोगों के पास क्या होता था, बीच में एक वाइट, जैसे आपका ये बोर्ड वाइट कलर का है, ऐसे ही आपका बीच में एक वाइट कलर का एक आपका पूरा बोर्ड आता था या वाइट कलर का एरिया आता है जिसे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन एरिया कहते हैं। पावर पॉइंट में ऐसा नहीं होता है। पावर पॉइंट में आपका जो स्लाइड होती है वो आपका इस तरह से ये आपका आएगा। ये स्लाइड जो होती है वो आपका एक आयताकार या आप एक चौकोर आपका ऐसे बॉक्स ऐसा बन के आता है, मतलब उसमें इस तरह से ये बॉर्डर होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका स्लाइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका? दिस इज कॉल्ड द स्लाइड। समझ में आ गई ना बच्चों? ये आपकी कहलाती है स्लाइड। इसको हम लोग स्लाइड कहते हैं। इस स्लाइड में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं? इस स्लाइड में हम लोग कोई भी अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं और इस तरह से हम लोग सारे काम इसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब आप लोग यहाँ पे अगर हम लोग जनरली हम लोग की जो एक तो इस तरह का स्लाइड होती है या इस तरह से आपका स्लाइड में यहाँ पे ये इस तरह से आपका ये दिया होगा। ठीक है, इस तरह से, तो ये आपका स्लाइड ही होती है। स्लाइड में एक आपका वर्ड आपका आता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या चीज होती है? प्लेस होल्डर क्या होता है कि स्लाइड में का वो भाग जहां पर हम लोग लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लेस होल्डर। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपका ये डॉटेड एरिया होता है इस तरह से पूरा, जैसे आपका ये रेक्टेंगल ये बना हुआ आयताकार ये एरिया है, इसी में ही आपका यहाँ पे ऐसे ये डॉट डॉट कर करके ये पूरा आपका ऐसे चारों तरफ डॉट डॉट करके इधर भी बना होगा, यहाँ पर भी बना होगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया कि हम लोग जो भी स्लाइड का जो हमारा शीर्षक है, जो टाइटल है, हमको वो डालें और उससे संबंधित हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। और यहीं पे ही आपका जो है कोई पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं, कोई आपको मूवी इंसर्ट करा सकते हैं। आप कुछ चाहे तो आपको कुछ भी जो है हम लोग सपोज जैसे मैं बोल रही, मैंने यहाँ पे स्लाइड बनाई और हम जो बोल रहे हैं उससे रिलेटेड बोलते चले जा रहे हैं। जनरली साइड में होता ही है, तो यानी कि आप साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हैं। सबको ये चीज क्लियर हो गई है? हाँ,
आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपका जैसे जो टॉपिक है कि अब आपको स्लाइड शो के लिए हम लोग को क्या कमांड देना पड़ता है। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए हमने 2-3 हमने स्लाइडें बना ली, ठीक है। अब हमने कोई एक टॉपिक में हमने 2-3 स्लाइडें जब बना ली, तो स्लाइड शो के लिए कमांड हमको क्या देना पड़ता है। तो सबसे पहले तो इसका जो शॉर्टकट की है, आपके कीबोर्ड में F5 की प्रेस करेंगे, ठीक है। ये एक फंक्शन की होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द फंक्शन की। कीबोर्ड में आपकी 12 फंक्शन कीज होती हैं, जिनमें से F5 की को हम लोग प्रेस करके, F5 की को आप प्रेस करेंगे जैसे ही आप, तो आपका जो भी स्लाइड्स है वो फ्रॉम द स्टार्टिंग मतलब बिगनिंग से जो है वो आपका जो है वो स्लाइड शो जो है वो प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगा। मतलब वो पूरी स्लाइड शो का मतलब क्या हो गया कि आपका क्या होगा, ये जो भी आपका स्क्रीन पे जो फुल स्क्रीन मोड जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि आपका उसमें मेन्यू बार और कुछ नहीं दिखेगा, पूरी स्क्रीन वाइट होगी और जैसे ही आपने स्लाइड कलरफुल जो भी और उसका कंटेंट जो है वो पूरा एक पूरे पेज में दिखाई पड़ेगा। तो एक तो आपका ये शॉर्टकट की होती है। उसके अलावा उसमें दूसरा मेथड क्या होता है, इसमें स्लाइड शो में जो दूसरा मेथड होता है वो आपका क्या होता है कि आपने व्यू में आए, ठीक है। व्यू आपका मेन्यू होता है, व्यू मेन्यू में जब आप आए तो व्यू में जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपका एक स्लाइड शो होगा। स्लाइड शो उसमें एक आपका ऑप्शन होता है, जिसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे स्लाइड शो ऑप्शन में, तो आपका क्या होगा, मतलब स्लो इसका मतलब होता है कि आपको एंटर की प्रेस करनी है। व्यू में आप जा करके व्यू मेन्यू में मेन्यू बार में जो आपका व्यू ऑप्शन है या व्यू टैब पे क्लिक करके आपने स्लाइड शो पे क्लिक किया, तो जैसे ही आपने स्लाइड शो पे क्लिक किया तो आपका क्या करेगा, फ्रॉम द स्टार्टिंग यानी कि फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि वो शुरुआत से जो है वो आपका स्लाइड शो को सारी स्लाइड को वो दिखाना शुरू कर देगा। उसके अलावा अब आपका और कौन सा होता है आपका ऑप्शन, उसके अलावा क्या होता है कि आपका ऑप्शन क्या होता है, नीचे स्टेटस बार में जो व्यूज बने होते हैं सारे, अगर आप देखोगे स्टेटस बार में आपका एक नॉर्मल व्यू होता है, एक स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, और एक उसी में आपका स्लाइड शो नाम का उसमें एक और ऑप्शन होता है। और स्लाइड शो में आपका क्या होता है वो आप बहुत ध्यान से नीचे की तरफ अगर देखोगे तो उसमें इस तरह से आपको कुछ कैमरा जैसा ऐसा कुछ बना हुआ दिखाई पड़ता है। ये स्क्रीन होगी और जिसमें आपका लिखा होगा कि स्लाइड शो। आप उस बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो भी आपने स्लाइड्स बनाई हैं वो पहले नंबर से जो है स्टार्ट करना और वो स्लाइड शुरू हो जाएगी। और व्यू वाले में स्लाइड शो में वो पूछता है फ्रॉम द बिगनिंग, या जो आपका जो करंट स्लाइड है उसमें, तो जनरली हम लोग फ्रॉम बिगनिंग ही करते हैं। और करंट शो तब करते हैं जैसे मैंने एक स्लाइड बनाई, हमको ये देखना है कि देखिए कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो वहां से कर देंगे, ठीक है। तो ये अब आपका हो गया। अब हम आपके बाद इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि हम लोग एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव करने के लिए कौन कौन सी कीज या कौन कौन से कमांड यूज करते हैं। अब इसके बाद बच्चों स्लाइड बदलने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर आपकी एक स्लाइड से हमें दूसरी स्लाइड पे जाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है कि एक तो मैनुअली अगर आपकी स्लाइड अगर स्टार्टिंग से करनी तो वो अपने आप ही वो है वो चलती रहेगी, और जैसे ही लास्ट से पहुंचेगी अपने आप ही स्लाइड जो है वो शो जो है प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा और वापस आप जो है वो पावर पॉइंट की स्क्रीन पे आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमको खुद मैनुअली अपने हाथ से करना है या माउस के द्वारा, तो कितनी तरीके से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला वाला जो ये वाला स्टेप है आपका, ये दिस इज अ 1 and 2, इसको हम लोग 1 और 2 कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है कि माउस के बाएं बटन से क्लिक करके माउस का जो लेफ्ट वाला बटन होता है उसको आप क्लिक करते जाइए तो एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड अपने आप आती जाएगी। या आप क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। क्लियर बच्चों, ये क्वेश्चन शॉर्ट में बहुत पूछा जाएगा। मान लीजिए अगर हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि किसी स्लाइड पे अगली स्लाइड पे जाने के लिए निम्न में से कौन कौन से ऑप्शंस सही हैं, हमने लिख दिया बायां बटन, एंटर की, स्पेस बार, निम्न में से सभी। तो अगर आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो ये वाला जो आपका जो टॉपिक है इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें से कम आपके 4 क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट हो सकते हैं। माउस के बाएं बटन पे या बाएं बटन या जिसको हम लोग लेफ्ट बटन कहते हैं पर क्लिक करें, या एंटर की प्रेस करने पर, या आप स्पेस बार बार दबाते जाए।
मतलब एक स्लाइड है, फिर स्पेस बार दबाया तो दूसरी आएगी, फिर दबाया तो तीसरी आएगी। या फिर आपका 4 आपके एरो बटन होती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये आपकी 4 इस तरह से एरो बटन होती है, ठीक है। तो अब चूंकि हमको आगे जाना है तो दायां तीर हमको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला। तो आपका दायां जो है वो दायां तीर आपको प्रेस करना होगा, या आपको निचला वाला ये आगे बढ़ने के लिए, फॉरवर्ड के लिए यही होगा, या ये 2 कीज जो है वो आपको करनी पड़ेगी, या आपको पेज डाउन की प्रेस करनी पड़ेगी। पेज डाउन के लिए ये आपका इस तरह से PGDOWN पेज डाउन की आपका लिखा रहता है। तो ये जो आपके ऑप्शंस है वो कौन कौन से हो गए? माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है, एंटर की प्रेस करनी है, या आप स्पेस बार करोगे, या ये जो एरो कीज बनी होती है इसमें दायां तीर का मतलब दायां एरो की, या निचला वाला तीर, या फिर आपको पेज डाउन की। सबको क्लियर हो गई बात? तो इतने ऑप्शन होते हैं कि आपको स्लाइड में आगे मतलब नेक्स्ट यानी कि अगली स्लाइड को पर जाने के लिए। लेकिन अगर आपको मान लीजिए पिछली साइड पे यानी कि बैक करने के लिए पिछली स्लाइड पे वापस आना है यानी बैकवर्ड के लिए, तब आप उसके लिए कौन कौन से बटन प्रेस करोगे वो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो बैक स्पेस, यहाँ पे स्पेस बार था, इसमें बैक स्पेस की है, कौन सी हो गई? बैक स्पेस की। या तो आप अल्फाबेट में जो आपका पी होता है, कैपिटल पी नॉट स्मॉल पी, ये ध्यान रखिएगा। कैपिटल पी प्रेस करेंगे तो हम प्रीवियस में, पी फॉर प्रीवियस होता है यानी कि हम लोग पिछली स्लाइड पे वापस आएंगे। उसके अलावा बायां तीर, बायां माने आपका हो गया ये वाला तीर, ठीक है। इसके बाद हम लोग कौन सा करेंगे? बायां तीर जो है वो ये है, बायां तीर हम लोग जो है वो करेंगे, या हम लोग ऊपरी तीर, ये आपका बायां तीर और ये हो गया ऊपर यानी कि बैक साइड में जाने के लिए ऊपरी तीर। या फिर हम लोग क्या करेंगे? पेज डाउन है और अब आपको पेज अप, पेज अप, पेज अप आपके में किस तरह से उसमें लिखा रहता है आपका PG अप, ये आपका पेज अप का की। ये सारी कीबोर्ड के थ्रू है। कीबोर्ड का मतलब हो कि आपको मैनुअली कैसे करना है, अपने हाथ से हम लोग किस तरह से करेंगे, तो ये पेज अप की हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? हम लोग प्रीवियस यानी कि पिछली जो है वो स्लाइड पे वापस आएंगे। इसके अलावा ये आपका हो गया फर्स्ट चीज हो गई, ये आपकी सेकंड हो गया। और तीसरा क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमको बीच में ही स्लाइड शो को रोक देना, हमने मान लीजिए 5 स्लाइड किसी टॉपिक की बनाई और 5 स्लाइड में हमको तीसरी स्लाइड में लगा कि नहीं यहीं पे कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, बाई मिस्टेक हमसे हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? वहां पे उसको कैसे रोकेंगे? तो इस बीच में स्लाइड को समाप्त करने के लिए सबसे पहले तो कीबोर्ड की सबसे पहली की होती है ESC। ESC की जो है वो कीबोर्ड की सबसे पहली की होती है। तो आप ESC की जैसे ही करते हैं तो जो भी कमांड एग्जीक्यूट होता है वो वहीं रुक जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? ESC की प्रेस करेंगे। इसके अलावा आपका क्या है? या आप एक माइनस साइन होता है आपके में, 2 साइन होते हैं कीबोर्ड में, अगर ध्यान से देखेंगे कीबोर्ड में तो एक होता है डैश बड़ा सा होता है और एक आपका माइनस साइन होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि माइनस साइन या तो प्रेस करना है। बच्चों जिनके घर में भी कंप्यूटर है वो सभी आज की डेट में ये सारे ऑप्शंस करके जरूर देखेंगे कि क्या ये हमने जो बताए हैं ये हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहा, क्लियर। क्योंकि ये प्रैक्टिकल वाली चीज है, आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। उसके बाद या फिर हम लोग कंट्रोल ब्रेक करते हैं। कंट्रोल ब्रेक से भी आपका यही होता है कंट्रोल प्लस ब्रेक। अगर आपका कंट्रोल प्लस ब्रेक लिखा है तो उसका मतलब 2 की आपको एक साथ प्रेस करनी है। वो कौन कौन सी? एक आपको कंट्रोल और एक आपको ब्रेक। एक हाथ से कंट्रोल को प्रेस करेंगे, दूसरे से ब्रेक और आपका ब्रेक, तो यानी कि जो काम हो रहा है वो वहीं पर रुक जाएगा। तो इस तरह से आपके किसी भी स्लाइड को बदलने के लिए 3 तरह से, किसी भी स्लाइड में आगे जाने के लिए, किसी साइड में पिछली स्लाइड में और बीच में स्लाइड को रोकने के लिए, तो इस तरह से 3 आपके ये उसमें निम्न 3 तरह से क्रियाएं हो सकती हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में या नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग
स्लाइड ट्रांजैक्शन यानी कि अगर हम लोगों को कैसे स्लाइड ट्रांजैक्शन होता क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।